हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने अभी एक दिन पहले साइंस के क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ और भी नए पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आज उसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर करें। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दो समांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, धातु का गोला यानी कोई भी मेटल हो गई। मेटल क्या होती हैं, जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है, उनको मेटल कहा जाता है। जैसे आयरन, गोल्ड, है ना, ये सारी चीज़ें कल भी बताया था मेटल। समांतर दर्पण यानी दो दर्पण ऐसे रखा जाए, जैसे मान लो ये दर्पण है, इसके सामने ही दूसरा। समानांतर मतलब एक ही डायरेक्शन में सामने। तो आपको बताना है इससे बने प्रतिबिंब। तो कभी भी ये चीज़ आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि जब हम सामने दो मिरर रखते हैं, अब आप बीच में खड़े जाओ, आपके एक पीछे मिरर हो, एक आगे मिरर हो, तो वहाँ पर कितने प्रतिबिंब यानी कितनी इमेजेस बनेंगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 0, 3, 5 या फिर असंख्य यानी कि इनफाइनाइट यानी अनगिनत, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेड बोल सकते हो। तो आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। बस क्वेश्चन को समझना है। जब मिरर की पोजीशन पैरेलल में है यानी आमने सामने, ये चीज़ आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, तो आपको कभी भी ये भूलने का मतलब ये नहीं रहेगा कि आप भूल सकते इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी हम सामने, कभी कभी देखा होगा टीवी में दिखाते हैं, हम लोग बनाते भी हैं, तो हमेशा बहुत सारी इमेजेस जो फॉर्म होती है ना, एक साथ कई लोग दिखते हैं, एक ही इंसान कई, मतलब ऐसा अलग अलग दिखता है कि एक इंसान बहुत सारी इमेजेस उसकी दिखती है। वो यही कंडीशन होती है। कौन सी, अब पूछा भी जाता है कि अनगिनत कोई भी इमेज दिखती है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो वही कंडीशन होती है जब दो दर्पण को समांतर रखा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य, यानी कि बहुत सारी अनगिनत इमेजेस बनती हैं। उल्टा भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब अनगिनत बनती है, तो वो कंडीशन होती है जब समांतर दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है, और कोई भी वहाँ पे धातु का गोला रखा जाता है, कोई पर्सन को रख दिया जाता है, उसकी इमेज, कोई भी चीज़, वस्तु रख दीजिए, कोई वस्तु रखेंगे तभी तो इमेज दिखेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, वो किस किरण को अवशोषित करती हैं। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक सभी को पता होगा कि सूर्य से आने वाली जो यूवी रेस होती हैं, यूवी रेस यानी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक, तो उसको अवशोषित करना यानी उसको ऑब्जर्व करने के काम कौन करती है, तो वो कौन सी गैस होती है, ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक, अगर ये ओजोन गैस नहीं होगी तो ये डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पर पड़ेंगी, जो हमारी स्किन को जला भी सकती, इतनी ज़्यादा ये हार्मफुल होती हैं। ठीक, नेक्स्ट, किस रंग के तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। तो किस रंग के, जो कौन सा कलर होता है जिसकी तरंग यानी कि जो वेवलेंथ होती है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। आपको बताना है किस कलर में ऐसा होता है। वेवलेंथ मतलब जो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत दूरी तक दिखाई देती है, वो कौन सी लाइट होगी, जो बहुत दूरी तक आप उस लाइट से देख सकते हैं। मतलब लाइट के बहुत सारे कलर होते हैं ना, तो आपको इनमें से बताना है वो कौन सी होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको बताना है आंसर में। तो इसका आंसर क्या होगा, एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है, कई बार आया है। तो जब भी वेवलेंथ की लेंथ की बात करेंगे हमेशा याद रखना, और जो सबसे कम की बात करेंगे तो आपका आंसर बैगनी होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लाल कलर की होगी। ठीक, और जब कम का पूछेंगे तो आपका आंसर होगा बैगनी। फिलहाल अभी आंसर क्या होगा, रेड। भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई के मान को कौन सा दर्शाता है, इनमें से कौन सी लेंथ है जो भूस्थैतिक उपग्रह यानी कि जो ज़मीन से उपग्रह जाते हैं उसकी ऊंचाई को, मान को दर्शाता है, जो एक मिनिमम ऊंचाई होती है। जल्दी से बताइए आंसर को, आई होप आपको आंसर पता होगा। भूस्थैतिक उपग्रह की बात की जा रही है, भूस्थैतिक उपग्रह के मान को कौन सी ऊंचाई, मतलब जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। भूस्थितिक के उपग्रह की ऊंचाई को बताता कौन है? उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कौन सी होती है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 36,000 किलोमीटर जो लेंथ होती है भूस्थितिक उपग्रह की होती है। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक, ये क्या काम करता है? इसकी जो ऊंचाई का मान होता है, यानी इतनी ऊंचाई तक इसको छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर। और जो दूरसंचार होते हैं, यानी जो जियो सैटेलाइट और वो होती है स्टेशनरी जो ऑर्बिट होते हैं। अगर सैटेलाइट की ना बात करें, किसकी बात करें? ऑर्बिट की बात करें, उसकी 3600 किलोमीटर होती है। अगर यहीं पर आपको किसकी बात कर दें? कक्षा की, है ना, कक्षा की बात करें या ऑर्बिट की बात करें, याद रखना क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, तब आपका आंसर होगा 3600 किलोमीटर। बस एक ज़ीरो का फ़र्क है आंसर में। ठीक, अगर ऑर्बिट की पूछेंगे तो 3600 आ जाएगी। हाँ ठीक, चलो। ये क्या काम करता है? पृथ्वी पर बहुत स्थित दो स्टेशनों के बीच संचार का काम करता है, यानी कि जो बहुत दूर दूर पर उपग्रह होते हैं उनके बारे में जो संचार करता है ये कौन करता है? भूस्थितिक उपग्रह करता है। और क्या करता है? ये समस्त पृथ्वी को एक साथ कवर करने के लिए बहुत सारे, एक से ज़्यादा अपन को एक साथ आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये न्यूनतम 3 या बस 3-2 इससे अपन काम चल सकते पूरे पृथ्वी को एक साथ वॉच करने के लिए। ठीक, और मैक्सिमम 3, क्योंकि इसकी डिस्टेंस एक की होती है 36,000 किलोमीटर। तो इस तरह से मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 3। अभी कभी ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम कितने डिस्टेंस ले सकते हैं, तो नॉर्मली 2 प्रतिरोध 3 ओम 6 ओम का समांतर। देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? समांतर आता है और एक आता है श्रेणी क्रम। ठीक, जब समांतर क्रम की बात आती है तो जो हमारा टोटल प्रतिरोध होता है ना, वो रेशो में होता है। जैसे 2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, 1/R1 1/R2। 3 होंगे तो 3, 4 होंगे 4। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देना 1/3 1/6, एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 + 1 यानी 3/6 यानी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। और जब श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो R = क्या हो जाएगा? सीधे बस आपको जितने भी आपके प्रतिरोध होंगे उन सबको प्लस कर देना है, तो वो आपका श्रेणी क्रम का आ जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में तो उसको रेशो में रखना है, बस इतना काम करना है। तो आपका आंसर 1/2 ओम। ठीक, नेक्स्ट। एम्पियर धारा लेता, एम्पियर नहीं है ये, सॉरी एम्पियर है। एम्पियर धारा लेता है 10 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम निकालें। यहाँ पर क्वेश्चन में एक सेकेंड कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जिसमें 5 एम्पियर धारा यूज़ हो रही है। ठीक, 5 एम्पियर धारा यूज हो रही है, तो 10 मिनट में उसमें ऊष्मा बतानी है। अब आपको पता है ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मा का फॉर्मूला होता है VIT। ठीक, VIT होता है, तो आप कैसे निकालेंगे? V आपको 220 दिया है और एम्पियर कितना दिया है? 5 एम्पियर। तो टाइम कितना है? 10 मिनट है। तो सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? टाइम सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/60। बस आप इसको सॉल्व कर, सॉरी 10 × 60 हो जाएगा, 10 × 60। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट में निकालेंगे 6 के समथिंग। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 30 और ये 66 है ना। तो यानी कि 66 वाले 6.6 वाला आएगा। 10 की पावर कितनी बन रही है? 10 की पावर यहाँ मैक्सिमम कितनी बन रही है? एक तो 0 आएगा, 6 से 5 का इंटू करने पर 4। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 6.6 × 10 की पावर 5 जूल। एक सेकेंड, 4 जूल, ये सॉरी फर्स्ट वाला। ठीक, 1 2 3 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला होता है VIT, जहाँ पे V आपका वोल्टेज होता है, I आपका करंट होता है, T होता है आपका टाइम। और टाइम हमेशा सेकंड में लेंगे। यहाँ पे मिनट में दिया है तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का इंटू करना पड़ता है। और जब बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड, छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऊष्मा की जो
परिणाम निकालते। देखो एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी कैलोरी होती है ना, वो जो कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उसको, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू कभी एसआई में नहीं लिखा होता है, तो वो क्या होती है, कैलोरी में। लेकिन यहाँ पर किस में आंसर आएगा, जूल में। ठीक है, उष्मा की दूसरी यूनिट जूल भी होती है हमेशा। अगर कैलोरी ऑप्शन नहीं होगा तो जूल भी, ऐसे कभी यूनिट भी पूछा जाए तो। यूनिट यानी मात्रक। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्वेश्चन को हमें करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक, तो ए से बी तक कोई वस्तु जा रही है 40 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, और दूसरी ए से मतलब वापस आ रही 60 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको पूरी औसत चाल, एवरेज वेग, तो औसत वेग क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जहाँ पे 2 इंटू होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस, इसका जो तय की गई दूरी, जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की, तो जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 डिस्टेंस है, डी प्लस टी, क्योंकि एक जा रहा है एक आ रहा है, और नीचे आ जाएगा टोटल टाइम। तो टाइम देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम तो दिया नहीं है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, एक डी है, तो डी अपॉन एक 40 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, डी अपॉन 60। इसको सोल्व कर लेना, ये 2d बनेगा, ये 2d अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो, इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 2 इंटू ये भी डी से डी, तो यहाँ पे डी भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 40 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 100। कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जा 48 मीटर पर सेकेंड। आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के लिए बस आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे सोल्व करना है, आप सोल्व कर सकते हैं खुद से, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। जब भी पूरी डिस्टेंस, क्योंकि जरूरी नहीं है 2 डिस्टेंस होगी, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालने का। और कभी कभी कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला भी लिखा रहेगा, मान लो फॉर्मूला यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला आएगा तो कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला होगा कि तय की गई टोटल दूरी बटा कुल समय, यानी जितना भी उसमें डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लिया है वो अपॉन में आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस, यानी कुछ जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा टाइम भी तो लेगा, वो अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर से अगेन न्यूमेरिकल, यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन है, ये एक में हो गया है, 10 अलग है, 20 अलग है। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक पिन समतल दर्पण पे, यानी जो प्लेन मिरर की बात की जा रही है, प्रतिबिंब बनाती है, यानी कि इमेज बनाती है। प्लेन मिरर क्या होता है, जो सिंपली मिरर होते हैं, और यदि वह दर्पण पिन की तरफ, यानी कोई भी पिन ली है, सुई ली है, कुछ भी 10 सेंटीमीटर खिसक जाए, है ना, 10 सेंटीमीटर उसने प्लेस को अपनी चेंज कर दी, तो आपको बताना है जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी जो उसकी डिस्टेंस होगी, उसकी डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा अगर पिन 10 सेंटीमीटर खिसक जाती है तो। देखो क्या होता है कि सिंपल दर्पण है ना, समतल दर्पण है ना, और जब भी ऐसा होता है तो इसका आंसर होता है 2 गुना खिसकेगी, 2 गुना खिसकेगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, जब भी दर्पण को पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगी तो जो पिन का प्रतिबिंब है वो 2 गुना, और जब भी हम 10 सेंटीमीटर 20 खिसकाओगे तो 40, इस तरह से ये कन्वर्ट होता है, तो ये 2 गुना वो 20 गुना, है ना, 2 इंटू 10, 5 होता तो 2 इंटू 5 10 हो जाता, इस तरह से। ये 2 थीटा का जो कोण से घूम रही होती है, इसका सिंपल याद रखना, इसका जो एंगल होता है, कभी अगर ये न्यूमेरिकल दिया है, अगर सिंपल पूछे तो ये जो इसका रोटेशन होता है ना, 2 थीटा के एंगल से घूमती है, तो इसीलिए 2 का इंटू किया है। नेक्स्ट, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी जो सिंपल सूक्ष्मदर्शी, यानी जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। डायोप्टर आपको पता है लेंस की क्षमता की यूनिट होती है, कभी पूछा जाता है लेंस की क्षमता की यूनिट को किससे मेजर किया जाता है, तो डायोप्टर होती है। 4 डायोप्टर क्षमता के उत्तर लेंस से बना है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बतानी है कितनी होगी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी वो आपको बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है, उसकी कितनी है डिस्टेंस वो आपको बताना है।
क्वेश्चन को आप वीडियो को हमेशा पोस्ट करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। लाइट के मेरा ढीला है उधर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक सरल सूक्ष्मदर्शी है चार डायोप्टर। जब भी हम आवर्धन क्षमता को बोलते हैं मैग्नीफाइंग, ठीक है, मैग्नीफाइंग, और इसका फॉर्मूला होता है 1+D/7, ठीक। जहाँ पे F क्या होता है, यहाँ पे F उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, और D क्या होता है, जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, जो कि 25 सेंटीमीटर। कुछ पूछा जाता है ना, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। बोले कि किसी भी सामान्य मनुष्य की आँख की जो सामान्यतः दूरी होती है वो कितनी दूरी तक मैक्सिमम उसको देखना चाहिए, कितनी दूरी पर पढ़ना चाहिए, तो न्यूनतम कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। आपको इतनी दूरी पर कोई भी कभी बोलते हैं बुक हम नॉर्मल कितनी दूरी पर रख के पढ़ना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना वो 25 सेंटीमीटर ही रखनी है। तो मान लो 4 डायोप्टर दिया है, तो 4 डायोप्टर दिया है तो ये कितना हो जाएगा 1/f लेते हैं, f यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी तो आपको दी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये f चला जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा 25 लेंगे, 0.25 है ना, क्योंकि 1 से 4 को डिवाइड करोगे 0.25 मीटर, फिर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, 1+D/f होता है, 1+D/f, 7 रखा है वो वैल्यू बताने के लिए, 5 जो भी रख सकते हैं। f क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, तो यहाँ पे बस आपके पास वैल्यू आ गई 25। तो ये होता है ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो सामान्यतः दृष्टि दूरी बोल सकते हैं, दृष्टि दूरी वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और नीचे भी 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/25, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 1+1 आ जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे हम, लेकिन ये समझाया था मैंने आपको फॉर्मूला। यहाँ पे जो 7 है इसकी जगह क्या आएगा f, ठीक है, f ले सकते हैं, f यानी कि फोकस दूरी। फोकस दूरी दी रहेगी तो फोकस दूरी की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2। तो सिंपली आपको पता भी होना चाहिए, डायरेक्ट भी डी की वैल्यू रख सकते हैं, वो समझाने के लिए कि है ना कैसे आया वो बताने के लिए। 4 डायोप्टर पर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव्य एवं गैस के लिए भिन्न है, ये बताना है। कौन सा गुणधर्म जो तीनों के लिए भिन्न होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अणुओं की गति। इसके कारण ही हम बता सकते हैं कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। जो ठोस होता है उसमें जो गति होती है वो बहुत पास पास होती है, यानी देखा होगा जो ठोस वस्तु होती है एकदम क्लोजली होती है, जो द्रव्य होता है थोड़ा उसमें दूर, और गैस में एकदम से दूर दूर होता है। तो ये क्या होता है गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होती है, उसमें क्या मोल की, अणु की, परमाणु की या फिर आयन की, ये बताना है। तो हमेशा इसका आंसर होगा परमाणु। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं जिसमें देखो जैसे मैंने लिखा C+O2, तो ये क्या बना CO2, यानी जो इधर संख्या है ना इनको बोला जाता है अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये क्या होता है उत्पाद, यानी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारा अभिकारक, वो रिएक्टेंट, यानी जो किसी क्रिया में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट। कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद यानी जो बनकर तैयार हो जाता है, और जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो उसके अभिकारक होते हैं। तो हमेशा जब इनमें संख्या समान होती है तो क्या करते हैं, किसकी वजह से, वो परमाणु की संख्या होती है जो समान होती है, ये बताना है। और पूछेंगे कभी रिएक्टेंट क्या होते हैं, या कोई भी क्वेश्चन दे दी इसमें रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट वही होंगे जिससे मिलकर प्रोडक्ट आपका बनता है। नेक्स्ट, किसी तत्व में परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु भार बताना है, एटॉमिक मास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार सीखा होगा। एटॉमिक मास यानी परमाणविक भार क्या होगा। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है तो आपका परमाणु भार क्या होगा यह आपको बताना है। तो जब भी परमाणु भार के निकालने की बात आती है तो क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, P+N
और फिर ए बराबर क्या हो जाएगा ई प्लस, क्योंकि पी बराबर हमेशा ई माना जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रोटॉन के बराबर मानी जाती, यानी 10 + 12। तो 10 + 12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 22, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं ना उसमें मौजूद होता है, इनमें से कौन सा? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। कार्बनिक यौगिक की बात करें यानी कार्बन से रिलेटेड, तो आपको पता है नाइट्रोजन तो होगा नहीं, सल्फर भी पॉसिबल नहीं है, फॉस्फोरस भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। उसका द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का जो भार है वो 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। 29.4 आपसे पूछा है द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या है, भार, यानी कि डब्ल्यू की आपको वैल्यू दी है 29.4 न्यूटन। तो 29.4 न्यूटन का आप क्या दिया है, भार, है ना। भार और द्रव्यमान में अंतर है, मैंने कल ही बताया है। जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी बदलता नहीं, 4 किलोग्राम है तो 4 किलोग्राम रहे, 5 है तो 5, लेकिन हमेशा चेंज क्या होता है, भार। ये क्वेश्चन बहुत, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, W = mg। कल ये चीज़ मैंने बताई भी थी। तो mg होता है, यानी m क्या है, आपका मास, यानी m तो आपको निकालना है, m क्या है, द्रव्यमान, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। w आपको दिया है 29.4, g आपको पता है g कितना होता है, 9.8। तो ये g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ये फिक्स है वैल्यू, कहाँ से आई नहीं, ये वैल्यू होती है 9.8। तो बस इससे डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आप इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 kg। 98 3 जा क्या होता है, 284। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट, 1 ग्राम वाले पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? बस आपको चेंज नहीं करना है, बस आपको बताना है आंसर में कि इसको क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर 1 ग्राम वाले पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मान लो कोई भी तापमान है ना, तो उसको मुझे 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, ठीक। तो उस ऊष्मा की मात्रा को, जो मुझे वो आवश्यक है 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो ऊष्मा है, ऊष्मा की मात्रा को आप क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है, विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। थोड़ा सा बता देती हूँ, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये किसी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट होती है, उतनी ऊष्मा को कहते हैं जितनी आपको ज़रूरत होती है एक एकांक द्रव्यमान में, एकांक तापमान में, जिस ऊष्मा की आवश्यकता है जिससे आपका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये टिन है, इसमें भी टिन कर लीजिए। पीतल किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो इसमें तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो पीतल किसका मिश्रण है, तांबे और तांबा को कॉपर, जस्ता को जिंक। कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या होता है, पीतल। बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट, टांका। टांका यानी कि जो हम सोल्डिंग करते हैं ना किसी चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, है ना, टांकों को सोल्डर भी बोला जाता है कभी कभी। तो सोल्डर किसका मिश्रण है, सीसा, जस्ता, सीसा, बिस्मिथ, सीसा व तांबा, सीसा व टिन। ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा सीसा व टिन। ये तो याद रखना है, सीसा को हम बोलते हैं लेड, और इसको पीबी से डिनोट करते हैं, यानी किससे करते हैं, सीसा को पीबी से, और टिन को किससे करते हैं, एसएन से। तो पीबी + एसएन, ये आपका क्या हो जाएगा, टांका। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सोडा वाटर को बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सॉलिड CO2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो होता है ना, कभी कभी पूछा जाता है सॉलिड बर्फ क्या होती है, जो सॉलिड बर्फ होती
है आपकी उसी को बोला जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड जो आइस होती है ना उसी को बोला जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कौन सा एक मूल कण नहीं है? कौन सा एक मूल कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो आपको पता है ये तीनों मूल कण होते हैं। ये नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा? यही वाला, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? मूल कण होते हैं। कौन सा नहीं होगा? ड्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो हमेशा सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? घनी यानी कि सॉलिड होती है। बस आपका आंसर क्या होगा? सॉलिड यानी कि घन। कौन सी प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्वान है? कौन सा प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्वान है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या फिर कार्बन? इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में ही विद्वान में पहले से ही है कार्बन। ठीक, नेक्स्ट, मंदक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? यह आपको बताना है। आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, मंदक के रूप में किसे व्यक्त किया जाता है? मंदक यानी कि कभी कभी भारी जल, यानी क्या बोला जाता है इसको? हैवी वाटर भी बोला जाता है। अब आपको शायद याद आ जाए, हैवी वाटर यानी कि भारी जल, उसी को बोला जाता है मंदक के रूप में, उसी को यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? D2, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोला जाता है भारी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम का संकेत क्या होता है? D होता है। नेक्स्ट, अगर आप, और आज यहीं पर क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।